खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। पटवारियों ने सरकार के खिलाफ निकाली हुंकार रैली, ग्रेड पे बढ़ाने और पदोन्नति सहित उठाई कई मांगे। डंपिंग यार्ड का दायरा बढ़ाने के खिलाफ हुआ प्रदर्शन, मुंगस्का और साफिया कॉलोनी क्षेत्र के बाशिंदे हुए शामिल। निकाय और सरपंचों के चुनाव समय पर नहीं कराने पर कांग्रेस ने लगाए आरोप और भाजपा ने दी सफाई, सामने आई प्रतिक्रियाएं। और साइबर ठगों को आमंत्रण दे रही है विभागों की वेबसाइट्स, करोड़ों लोगों के डाटा पर बना आसान एक्सेस। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। पटवारियों ने सरकार के खिलाफ सोमवार को हुंकार रैली निकाली। ग्रेड पे बढ़ाने और पदोन्नति करने सहित 10 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर जिला पटवार संघ की ओर से मोती डूंगरी से मिनी सचिवालय तक रैली निकाली गई। साथ ही प्रमुख शासन सचिव और राजस्व विभाग के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष मनोज कुमार मीणा ने बताया कि पिछले वर्षों में सरकार द्वारा राजस्थान पटवार संघ के साथ समझौता किया गया था। इसके बावजूद राज्य सरकार उदासीन बनी हुई है। वहीं अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो जयपुर में एकत्र होकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान पटवार संघ विगत जो हमारा समझौता है राज्य सरकार का वो लागू नहीं कर रही है। उसके संदर्भ में आज सभी जिला मुख्यालयों पर रैली निकाली जा रही है। रैली निकाल कर हम धरना दिया जाएगा। हमारी जो लंबित मांग है उसमें ग्रेड पे 3600 और जो पदोन्नति डीपीसी और संसाधन नहीं है। हमारे साथियों को जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं मिल रही है। इसके लिए सरकार द्वारा हमारी बार बार हमने ज्ञापनों के माध्यम से और हम कम से कम आज 13 तारीख से हम जिला तहसील मुख्यालयों पर धरने पर बैठे हैं, जिनमें हम जो गिरदावरी होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही है। गिरदावरी में इंटीरियर में जाके जो गिरदावरी नहीं कर सकते, उसके लिए हमने सरकार को अवगत कराया, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये विरोध स्वरूप हमारे सभी जिला मुख्यालय पे सारे पटवारी जितने भी हैं आज रैली निकाल रहे हैं जिला कलेक्टर तक। अच्छा, ज्ञापन से क्या मांग रखेंगे आप? ज्ञापन में हमारी 10 सूत्रीय मांग है, जिसमें प्रमुख मांग है हमारी ग्रेड पे 3600 जो कई वर्षों से हमारे प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, वो प्रमोशन हो। मूलभूत जैसे सरकार के द्वारा बजट में घोषणा की गई थी लैपटॉप प्रिंटर वगैरह की, आज तक कोई संसाधन नहीं है। पटवारी के सारे काम ऑनलाइन कर दिए हैं, लेकिन पटवारी को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी गई। ना लैपटॉप दिया गया है, ना टैबलेट दिया गया है, ना प्रिंटर है, और फर्नीचर तक की व्यवस्था नहीं है। इतनी दयनीय स्थिति में काम कर रहा है। अभी सरकार ने अगर आपकी मांगे नहीं मानी तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारा आंदोलन अगर सरकार नहीं मानती तो हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे, और अब यहाँ से लेके हम जब प्रदेश में धरना देना पड़े, हम लंबी लड़ाई लड़ने को आर पार के तैयार हैं। उग्र आंदोलन करेंगे। इसके बाद अलवर में डंपिंग यार्ड का विस्तार आबादी क्षेत्र की तरफ करने के विरोध में सफिया कॉलोनी और मुंगस्का के निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि यहां कचरा फैलने से बीमारियां हो रही हैं। स्थानीय निवासी राजेश ने बताया कि दशकों पुराना रोड भी डंपिंग यार्ड के दायरे में ले लिया गया है। यहां कई कॉलोनियां हैं और मंदिर, मस्जिद एवं सैयद दरगाह मौजूद है। फिलहाल तो घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है। हमारी जांच हो रही है। यहाँ का रास्ता है मेन रास्ता, और यहाँ हमारे जो बच्चे जाते हैं स्कूल जाते हैं या इधर निकलते हैं, सामने स्कूल है, और हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं हर हफ्ते में, तो हम अस्पताल आने जाने में टाइम नहीं मिलती, इसी में लगे रहते हैं। अच्छा। और हमारे रास्ते सारी प्लॉट हमारी जितनी प्लॉट है सारी जाम हो रही है। यहाँ से सिंगल गार्डन है, हम कहाँ निकलेंगे? बस आउट कब से है? बस आउट साहब 100 साल हो गई रास्ता। 100 साल मेरी उम्र होगी 70 साल, मेरे रास्ते ये देख रहा हूँ 70 साल से। इसकी जगह यहाँ बढ़ा दी, इसकी जगह सामने बढ़ानी चाहिए। ये सारा बढ़ा दिया। अब ये देखो यहाँ बदौ से कहते हैं भाई प्रदूषण प्रदूषण, ये क्या है? ये नहीं प्रदूषण। अच्छा, आप बताइए। नहीं प्रदूषण। यहाँ से बदबू आती है, हम दांत निकालते हैं, हम हमारे दिमाग बदबू चढ़ी पड़ी है। अच्छा, हर महीने हम बीमार, हमारे आदमी बीमार रहते बच्चे सारे, ये प्रदूषण की वजह से। कचरा गिर रहा है। हमारा बिल्कुल गेट है जो बिल्कुल टच होकर नहीं ले लिया ये, और रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। और शमशान घाट भी है, और वो मस्जिद भी है, इस दरगाह बाबा भी है। हमारा बिल्कुल ही रास्ता बंद कर दिया है। अच्छा, एरिया बढ़ा दिया मतलब इसकी जगह? एरिया बिल्कुल बढ़ा दिया घर के पास तक, और बिल्कुल बदबू आ रही है। डटा भी नहीं जा रहा मकान में, हमारे घर के सारे, और घर के सारे बिल्कुल एन टच ले लिया एंगल है जो। अच्छा, परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। हॉस्पिटल में जाते जाते परेशान हो गए। कौन सी जगह है ये? साफिया कॉलोनी है।
समस्या ये है जी, ये जो डंपिंग यार्ड चल रहा है रोड पे, इसका क्या है, एरिया बढ़ा दिया गया है। अच्छा और उसका एरिया जहाँ बढ़ा है उससे हमारे मकान सट में है बिल्कुल। अच्छा जो हमारा 100 साल पुराना रोड है वो भी यूआईटी के उसको कवर कर रही है। हमारा सामने पीछे, आपके पीछे शमशान घाट है, सामने मंदिर है और साइड में मस्जिद है, और यहाँ से स्कूल के लिए बच्चे डेली जाते हैं। अच्छा तो ये जब ये डंपिंग यार्ड का वो एरिया बड़ा कर दे रही है तो हमारे घर से टच हो जाए, हमको खाना खाने तक मुश्किल हो जाएगी। कितना एरिया बड़ा है इसमें? सर ये रोड से छोड़ के बाकी हमारे घर को बिल्कुल सटा के पाइप लिए जा रहे कॉलोनियों हैं। तक ले लिया। कॉलोनियों तक ले लिया, जिनके मतलब उनको निकलना तक उनका रास्ता ही बंद कर दिया। जबकि ये 100 साल पुराना देवखेड़ा का रोड है, अच्छा जो कि मुंगस कम होके निकलता था ये। तो क्या आपने पता किया पोल्यूशन विभाग ने कोई परमिशन दी? नहीं, अभी हम पोल्यूशन विभाग के पास होकर आए तो उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी हुई है। अच्छा और नहीं, जो पोल्यूशन विभाग ने जो उनको पिछली बार पेनल्टी लगाई, नो आज तक जमा नहीं है वो पेनल्टी। अब आपको दिक्कत क्या क्या आ रही है इससे? सर दिक्कत ये है, हमारे डेली कोई ना कोई बीमार हो जाता है। राज्य सरकार द्वारा पंचायतों में हाली सरपंचों को प्रशासक लगा दिया गया है, जबकि इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। साथ ही अलवर नगर निगम सहित बहुत से नगर निकायों के चुनाव भी समय पर नहीं हो पाए हैं। ऐसे में प्रमुख दलों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। भाजपाई जिला प्रमुख बलवीर सिंह और पार्टी के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार सरकार निश्चित तौर पर चुनाव कराएगी। जिला उपाध्यक्ष वर्मा ने कहा कि भारत में एक देश एक चुनाव को लेकर चिंतन चल रहा है, साथ ही प्रदेश में भी यह चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। उधर जिला प्रमुख का मानना है कि सरपंचों को प्रशासक लगाने से विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। सर सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो गया है, नगर निगम के जो पार्षद है, चेयरमैन है, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। उसके बावजूद भी सरकार समय पर चुनाव नहीं करा रही है, सरपंचों को प्रशासक लगा दिया। क्या कहना चाहिए भाई? ये तो नियमों में है जो चीज़ सरकार कर रही है। चुनाव कोरोना की वजह से चुनाव स्टेप पे मोदी एक साथ चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं, तो उसकी प्रक्रिया के आधार पर काम हो रहे हैं सारे। सर विकास कार्य प्रभावित होंगे? कोई प्रभावित नहीं होंगे, सब अच्छे काम हो रहे होंगे। तो प्रशासक वही पावर रहेगी सर या कुछ सेम पावर रहेगी? वो सरपंच और पंचों को वही मेंबर है उसमें, कमेटी में पहले भी वही मेंबर कमेटी में। तो सर प्रधानों का भी कार्यकाल कई जगह पूरा हो गया है, तो प्रधानों का तो नहीं है, सरपंचों का ये भी। सरपंचों का। सर नगर निगम में भी पार्षद कैसे काम कर पाएंगे? नगर निगम को उस बारे में बातचीत करेंगे साहब। अभी क्या, अभी तक हमारे तो पंचायत राज की बात कर सकते हैं, दूसरी कैसे कर सकते हैं? आपको नहीं लगता समय पर चुनाव कराना चाहिए सरकार को? नहीं, समय पे होगा चुनाव, तो किसने कह दिया समय पर चुनाव नहीं होगा? ये अभी तो हमारा 2026 तक कार्यकाल है, 30 अक्टूबर 2026 तक कार्यकाल है पंचायत राज का। तो पंचायत सरपंच तो हमारे अधीन ही आते हैं, तो हम बैठे हैं तो सब सरपंच भी काम करेंगे, सब कर रहे हैं। सर सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो गया है और नगर निगम पार्षद इनके भी जो चेयरमैन वगैरह हैं कार्यकाल पूरा हो गया है, सरकार ने समय पर चुनाव नहीं कराया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार पे आरोप नहीं लगाएंगे आप, ये लोकतंत्र है। मोदी जी ये चाहते हैं कि सबका एक साथ चुनाव हो, जिससे कि चुनाव प्रक्रिया में भारत का हर स्टेट अलग अलग चुनाव कराता है, उसमें तकलीफ होती है, बेरोजगारी बढ़ती है और जो आम आदमी वो परेशान होता है। तो एक साथ चुनाव होने में सबका एक साथ जो है MP से लेकर MLA तक का, पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा हो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बहुत तेजस्वी और यशस्वी हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल को तुरंत प्रभाव से, आपने पंचायत के जो सरपंच हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया, उनको तुरंत प्रशासनिक नियुक्ति दे दी है। वो प्रशासक होंगे, उनके साथ एक ग्राम पंचायत उप सरपंच होगा और वहाँ के जो पंच हैं उनको भी दायित्व मिला है। ऐसा पहली बार भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है कि आम आदमी को, उन जो पंच हैं उनको दायित्व देके एक लोकतंत्र में जोड़ा गया है, उनकी कार्यशैली को आगे बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है। ये है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और काम करने का तरीका। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार सरकार चुनाव से भाग रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हार के डर की वजह से भाजपा चुनाव नहीं करवा रही, साथ ही पिछले 1 साल में कोई काम नहीं करवाए गए हैं। सर राजस्थान में सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो गया है और जो नगर निकाय हैं, पार्षद चेयरमैन के भी कार्यकाल पूरे हो गए हैं। अब प्रशासक लगा दिए हैं, अधिकारियों को बैठा दिया है, विकास कार्य किस तरह से होंगे? क्या कहना चाहिए? देखिए, अधिकारियों की स्थिति कहना नहीं चाहिए, बहुत ही बेकार है। वो अपनी नौकरी पकाते हैं, उनको जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं है, जनता के कामों से कोई मतलब नहीं है। प्रजातंत्र इसलिए बनाया गया है जनता का चुनिंदा प्रतिनिधि जनता के लिए काम करे
ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ये अपनी तनख्वाह पकाते हैं और बोझ देते हैं। तो अब इन्होंने सरपंचों को ही पंचायतों में प्रशासक बना दिया, तो चुनाव भी कराते ना। ये चुनाव से लोग डरे हुए हैं। नगर निगमों में, नगर परिषदों में इन्होंने 53 में प्रशासक लगा दिए, वहाँ भी उनके चेयरमैन को दे देते पोस्ट। उनके साथ धुमात क्यों करी? तो ये लोगों की कथनी और कथनी में अंतर है। ये लोग डरे हुए हैं क्योंकि पिछले 1 साल में इन्होंने विकास कुछ कराया नहीं। अब पता है भाई, जनता, आपने नगर निगम के पंचायतों के चुनाव करा दिए तो तुम्हारे खिलाफ माहौल रहेगा, इसलिए कई सरपंचों को प्रशासक बना रहे हैं, कई बार नगर निगमों में अधिकारियों को प्रशासक बना रहे हैं। और ये इनकी स्वस्थ मानसिकता नहीं है, इससे इनके चाल चरित्र और चेहरा उजागर होता है। इनकी कथनी और करने में फ़र्क है। प्रजातंत्र में जब 5 साल का मैंडेट जनता जनप्रतिनिधि को देती है, 5 साल बाद नया जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए। उसी का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया, और नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा? फिर उनका और बढ़ा देंगे, फिर उनका और बढ़ा देंगे। चुनाव कराने के मूड में नहीं है। गौरतलब है कि सरपंचों की मांग पर फिलहाल कार्यकाल पूरा होने पर भी उन्हें प्रशासक बनाकर सरकार ने सरपंचों को राजी करने का कदम उठाया है, जबकि निकायों में आमतौर पर संबंधित कार्मिक को प्रशासक बनाया जाता है। उधर मौजूदा सरकार के गठन के करीब 11 माह बाद अलवर नगर निगम पार्षदों का कार्यकाल भी पूरा हो गया था, लेकिन चुनाव नहीं करवाए जाने से स्पष्ट है कि सरकार राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से इसकी तैयारी के लिए समय चाहती है। साइबर ठगी के तमाम मामले अलवर सहित प्रदेश भर में सामने आ चुके हैं। पिछले दिनों मनुमाग क्षेत्र की सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट के जरिए प्रताड़ित किया गया। साथ ही कृषि मंडी के एक व्यापारी को भी ठगने का प्रयास किया गया था। उधर इसका एक पहलू यह भी है कि सरकारी वेबसाइटों पर 3 करोड़ 91 लाख लोगों से जुड़ी जानकारियों का ओपन डाटा साइबर ठगों को आमंत्रण दे रहा है, फिर चाहे वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हो, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति या फिर कृषि विभाग। इनसे जुड़ी वेबसाइटों पर नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जन आधार ID, फोटो और एड्रेस आदि को आम व्यक्ति भी डाउनलोड कर सकता है। ऐसे में डिजिटल अरेस्ट और सेक्सटोर्शन सहित आर्थिक धोखाधड़ी के रास्ते खुल जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ CP गुप्ता बताते हैं कि 1 करोड़ 58 लाख विद्युत उपभोक्ताओं का डाटा भी असुरक्षित है। सिर्फ के नंबर से बिजली मित्र पोर्टल या ऐप पर दूसरे उपभोक्ता का विवरण प्राप्त किया जा सकता है। एक अकाउंट से कितने भी के नंबर जुड़ सकते हैं और इसके लिए OTP नहीं मांगा जाता। CP गुप्ता ने बताया कि ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत डाटा पर पाबंदी आवश्यक है। वहीं बिना OTP के कोई भी सूचना डाउनलोड नहीं करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। राजस्थान में जिस तरह साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं और उसके साथ ही अवेयरनेस को लेकर सरकार अनेक चीजें सामने लेके आ रही है, यहां तक कि मोबाइल की रिंगटोन पर भी साइबर सिक्योरिटी को लेकर पहल की जा रही है। लेकिन विशेष तौर पर सरकारी आंकड़ों की बात करें या अलवर की या पूरे राजस्थान की जनता की बात करें, जिनका डाटा सार्वजनिक रूप से सरकारी फाइलों में और जो कंप्यूटरों में है वह किस तरह सुरक्षित है और किस तरह सुरक्षित रख पाएंगे, उसको लेकर हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ CP गुप्ता जी मौजूद है, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से स्थिति बनी हुई है और व्यक्ति किस तरह से अवेयर हो सकता है। CP जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि लगातार आप इससे जुड़े हुए हैं, आपने काफी अध्ययन किया है, किस तरह से आम आदमी का डाटा खुला हुआ है और जिसका दुरुपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस संवेदनशील मामले के ऊपर एक रिपोर्ट बनाने की और इस तरीके से जो लोगों को अवेयर करने की जो ये पहल की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 5-6 साल में राजस्थान अपने प्रदेश में साइबर फ्रॉड्स को लेकर के बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब सवाल ये था कि मैं एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल मैंने सोचा कि भी ये इतना ये जो किस तरीके से कर पा रहे हैं, इतनी सक्सेसफुल ये साइबर फ्रॉड्स कैसे कर पा रहे हैं, मतलब आखिर इनके पास में ऐसा ये किस तरीके से मिल रहा है सब कुछ, इनको ये कहाँ से हेल्प मिल रही है। तो हमने ये देखा, मतलब मैंने अपनी रिसर्च में ये देखा कि इनके पास में बहुत ही सटीक जानकारी, लोगों की निजी जानकारी इनके पास में होती है। ये सही नंबर, मोबाइल नंबर पे कॉल करते हैं, इनको पूरी जानकारी होती है, ये कहाँ रहते हैं, इनका ईमेल ID क्या है, इनका मोबाइल नंबर क्या है। तो उस हिसाब से फिर मेरा जो ध्यान है इस तरफ गया कि हम थोड़ा सा इसको और इसके अंदर जाएं और पता करें कि किस तरीके से इनके पास में जानकारी मिल रही है लोगों की। अब देखिए सब गांव देहात है, राजस्थान अपना ज़्यादातर रूरल एरिया में आता है,
तो लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, वो बहुत जल्दी लोगों पे एक टेंडेंसी होती है विश्वास कर लेने की। तो ये जो सरकारी जो वेबसाइट्स हैं, जो विभिन्न योजनाओं में लोगों को लाभार्थियों की जो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है ताकि वो राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर सकें या फिर उनका भुगतान कर सकें, पेंशनर्स हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, तो इन सबको लेकर के एक आम नागरिक अपनी निजी जानकारी शेयर करता ही है सारी चीज़ों को। फिर अब वो कितनी सुरक्षित हैं, राजस्थान सरकार की वेबसाइट्स पे वो नागरिकों की निजी जानकारी कितनी सुरक्षित है, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है उठ करके मेरे दिमाग में आया और इस चीज़ को मैंने हाईलाइट भी। तो हमें मतलब एज ए सिटीजन हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हम अपनी निजी जानकारी किसी के साथ भी साझा करने से पूर्व अपने पूरा एक बार देखें कि हमें किसके साथ हम जानकारी शेयर कर रहे हैं, हमें देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, कहाँ हमारा है, और जहाँ पर भी जो लोग हैं जिनको पता है वो इस चीज़ को भी हाईलाइट करें, इस चीज़ की शिकायत दर्ज कराएं कि भी इस वेबसाइट पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है, आप इसको किस तरीके से आप इसको सिक्योर रख रहे हो। सरकार के पास जो डेटा पड़ा हुआ है उसका दुरुपयोग कोई भी व्यक्ति या ठग या साइबर फ्रॉड किस तरह से कर सकता है? अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि मुझे आपका मैंने आप वेबसाइट से गए, मुझे आपका नाम मिल गया, जैसे अभी राशन कार्ड की जो हमारी वेबसाइट है उस पर कुछ टाइम पहले तक तो क्या था कि आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपकी फ़ोटो और परिवार के लोगों के नाम, उनकी उम्र, उनका लिंग, ये सभी कुछ वहाँ पे उपलब्ध था। तो फिर ये चीज़, अब इससे ज़्यादा और क्या निजी जानकारी किसी को चाहिए। अब ये साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में सोशल इंजीनियरिंग एक करके एक बहुत बड़ी एक टेक्निक होती है लोगों को गुमराह करने की और लोगों को एकदम से उनको स्कैम में फंसाने के लिए बहुत ये कारगर साबित होती है सोशल इंजीनियरिंग, और उसके लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उनको। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इसी की वजह से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, बट ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से न्योता देना है कि भाई यहाँ से डेटा है, आप उठा लो। तो वहाँ क्या होना चाहिए, सभी सरकारी वेबसाइट्स पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन सिस्टम होना चाहिए, मल्टी फैक्टर लगाने चाहिए। कोई भी जो भी रजिस्टर करेगा उसके मोबाइल पे OTP पहले जाना चाहिए, उसके बाद ही उसको कोई अपनी खुद की स्वयं की जानकारी ही मिलनी चाहिए, उसको सभी की जानकारियाँ उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। समय समय पर IT सिस्टम्स की ऑडिट होनी चाहिए, ऑडिट होंगी तो कमियां सामने आएंगी, उन कमियों को इसका जो आजकल जनाधार आधार से लिंक मोबाइल को किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी यही मंशा होगी कि मोबाइल पर इस तरह के मैसेज जाएं और इसीलिए लिंक कराया जा रहा है, या लिंक कराने का कोई और भी कारण है? नहीं, लिंक कराने का कारण तो यही है, देखो सरकार भी यही चाह रही है कि जो लाभार्थी हैं उनके पास में समय समय पर उनकी जानकारी सब तरीके से स्कीम से रिलेटेड, योजना से रिलेटेड सारी चीजें उनके पास में जाए, दुरुपयोग नहीं हो। हाँ, बट क्या है कि जब भी कोई चीज़ ये ऐसे होती है तो आपको पता ही है कि जनाधार ID है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव एक पर्सनल जानकारी होती है किसी की। अब वहाँ पे अगर आप किसी का बैंक ID मिल जाए, बैंक का अकाउंट नंबर मिल जाए, उसका एड्रेस और बैंक में कितना पैसा है और उसका मोबाइल नंबर, तो अब ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको तो यही चीज़ें चाहिए, तो वो इस तरीके से इसको यूज़ में लेते हैं इस इंफॉर्मेशन को कि वो स्कैम करना है उनको, वो इजीली कर पाते हैं उसको। उनको पता है कि भी आप जैसे किसान निधि योजना में आपका बेनिफिट मिल रहा है, तो सब आपके है ना अकाउंट में हमने पैसे ट्रांसफर आए हैं नहीं आए हैं, जरा इस लिंक पे क्लिक करके कंफर्म कर दीजिए, आपके पास में OTP आएगा, आप डी रजिस्टर हो गए। वो लोग किसी भी तरीके से या तो उसमें भय व्याप्त करेंगे या कोई अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, तो इस तरीके से वो कर पाते हैं। ये जो डाटा है वो फ्रॉड किस तरह से निकाल सकते हैं, जो सरकारी फाइलों में है, सरकारी कंप्यूटर में है? हाँ, देखिए साइबर क्रिमिनल्स के पास में भी बहुत अच्छे टूल्स टेक्निक्स हैं जिनसे वो क्या है कि वो भी पूरा एक नज़र रखते हैं भी कहाँ पे हमें डेटा मिल सकता है लोगों का। और वो अब जैसे कुछ वेबसाइट्स पर तो डेटा बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है, तो इस चीज़ को अब वो भी क्या है कि स्कैमर्स हैं, तो उनको भी पूरा आइडिया है कि हमें कहाँ से डेटा को उठाना है और किस तरीके उसको यूज़ में लेना है। बस उनके हाथ में जब वो डाटा आ जाता है तो पूरा एक प्लान करके इस तरीके से वो जो है लोगों को ठगते हैं फिर। अच्छा, डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें हो रही हैं, खास तौर पर आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ठग रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अलवर शहर में जो पढ़े लिखे दर्जे के लोग हैं वह भी इन झांसों में आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं, झांसों में आ जाते हैं। अभी से सपोज कीजिए कि अभी कोई है और उनके घर पे कोई फ़ोन जाता है कि साहब आपकी बिटिया है, वो स्कूल से आ रही थी और उसको एक्सीडेंट हो गया है और हम उसको हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं, आप इस तरीके से पैसे मांग रहे हैं, आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर दीजिए, या फिर आप इस तरीके से। ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको तो यही चीज़ें चाहिए, तो वो इस तरीके से इसको यूज़ में लेते हैं इस इंफॉर्मेशन को कि वो स्कैम करना है उनको, वो ईजिली कर पाते हैं उसको।
उनको पता है कि भी आप जैसे किसान निधि योजना में आपको आपका बेनिफिट मिल रहा है, तो सब आपके है ना अकाउंट में हमने ये पैसे ट्रांसफ़र आए हैं नहीं आए हैं, ज़रा इस लिंक पे क्लिक करके कंफर्म कर दीजिए, आपके पास में OTP आएगा, आप डी रजिस्टर हो गए। वो लोग किसी भी तरीके से या तो उसमें भय व्याप्त करेंगे या कोई अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, तो इस तरीके से वो कर ये जो डाटा है वो फ्रॉड किस तरह से निकाल सकते हैं, जो सरकारी फाइलों में है, सरकारी कंप्यूटर में है? हाँ, देखिए साइबर क्रिमिनल्स के पास में भी बहुत अच्छे-अच्छे टूल्स, टेक्निक्स हैं, जिनसे वो क्या है कि वो भी पूरा एक नज़र रखते हैं भी कहाँ पे हमें डेटा मिल सकता है लोगों का। और वो अब जैसे कुछ वेबसाइट्स पर तो डेटा बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को अब वो भी क्या है कि स्कैमर्स हैं, तो उनको भी पूरा आइडिया है कि हमें कहाँ से डेटा को उठाना है और किस तरीके उसको यूज़ में लेना है। बस उनके हाथ में जब वो डाटा आ जाता है, तो पूरा एक प्लान करके इस तरीके से वो जो है लोगों को ठगते हैं फिर। अच्छा, डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें हो रही हैं, खास तौर पर आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ठग रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अलवर शहर में जो पढ़े लिखे दर्जे के लोग हैं, वह भी इन झांसों में आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं, झांसों में आ जाते हैं। अभी से सपोज़ कीजिए कि अभी कोई है और उनके घर पे कोई फ़ोन जाता है कि साहब आपकी बिटिया है, वो स्कूल से आ रही थी और उसको एक्सीडेंट हो गया है और हम उसको हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं। आप इस तरीके से पैसे माँग रहे हैं, आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर दीजिए या फिर आप इस तरीके से, तो फाइनेंशियल फ्रॉड भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई इंसान अपने जब निजी जानकारी से रिलेटेड कोई भी घटना उसके सामने होती है और कोई उसको फँसाने की कोशिश करता है, तो वो ईज़िली उसके ट्रैप में चले जाते हैं। कि उन्हें पता है इसको मेरे बच्चे का नाम पता है, इनको स्कूल का पता है, ये किस उम्र के हैं, तो वो अपना एकदम से अर्जेंसी क्रिएट होती है, रिस्क क्रिएट होता है, डर एकदम से आदमी को बिल्कुल दिमाग काम करना बंद करता है और वो एकदम ईज़िली उसके स्कैम में फँसते चले जाते हैं। कैसे इससे हम बच सकते हैं? सरकार को क्या करना है? सरकार को चाहिए कि वो अपने जितनी भी वेबसाइट जहाँ पर नागरिकों की निजी जानकारी स्टोर हो रखी है, वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म बनाएँ। सभी वेबसाइट्स की IT ऑडिट होनी चाहिए। IT ऑडिट होगी तो उनमें जो कमियाँ हैं वो सामने आएँगी। उन कमियों को फिर उनको बाद में जो है IT टीम के साथ में बैठ कर के उन कमियों को दूर करना चाहिए। समय-समय पर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स तो चल ही रहे हैं, बट उनको समय-समय पर ये अपने IT सिस्टम्स को दुरुस्त करना ही चाहिए। धन्यवाद। तो ये साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ CP गुप्ता जी थे, जिन्होंने बहुत अहम जानकारी दी कि इतना डाटा जो अन्य योजनाओं के जरिए, जितनी भी राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, जिनमें हम ई-मित्र के जरिए जन आधार, आधार और कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश करते हैं जो सीधे खुले हुए हैं, जो जितने भी फ्रॉड है, साइबर ठग है, उनके लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो ऐसे में जो सरकार है, उनको मैकेनिज्म का उपयोग करते हुए एक नई तकनीक से इनको रखना होगा, ताकि जिस तरह से ये जितने भी डॉक्यूमेंट बाहर जाते हैं उन पर रोकथाम लग सके और साइबर सिक्योरिटी की तरफ पहल करते हुए इस और एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। भगवान सैनी, ATL न्यूज़, अलवर। जिला प्रशासन की ओर से आगामी 26 जनवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में बच्चे PT परेड और सामूहिक व्यायाम की रिहर्सल कर रहे हैं। निजी और सरकारी विद्यालयों के करीब 800 बालक बालिका इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। परेड प्रभारी यशोदा मठपाल ने यह जानकारी प्रदान की। 76वां गणतंत्र दिवस हम मनाने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इसकी तैयारी हमने 13 तारीख से चालू कर दी थी, 13 जनवरी से, और लगभग 17 से 18 स्कूलों के 700 से 800 बच्चे इसमें सामूहिक व्यायाम के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या क्या सिखाया जा रहा है? सामूहिक व्यायाम में मास PT ही की जाती है और उसी की तैयारी चल रही है। शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र स्थित शांति कुंज के एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। यह मकान व्यापारी संजय सचेती का है। उन्होंने बताया कि रविवार शाम अचानक पूरे घर में धुआं फैलने लगा। जब कमरे में जाकर देखा तो उसमें आग लगी हुई थी। कुछ देर में मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान कुछ सामान भी जल गया, साथ ही आसपास के लोग एकत्र हो गए। है शांति कुंज में रहते हैं, एक नंबर शांति कुंज। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, बाकी काबू में है, ऐसा कोई नुकसान नहीं। कितने बजे आग लगी, क्या सूचना? लगभग ये मान के चलो आप 7 बजे के तक। कितना नुकसान हुआ? ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है, अंदर घुसेंगे जब पता पड़ेगा। क्या नाम है आपका? संजय सचेती। क्या काम करते हो? कपड़े का काम। अभी कुछ देर पहले ही सूचना मिली थी कि घर में आग लग गई है, तो हमने तुरंत गाड़ी रवाना कराई। आके देखा तो MCB में शॉर्ट सर्किट हुआ था और तुरंत आग पे काबू पा लिया गया। ज़्यादा
कोई बड़ी आग नहीं थी। धुआं जरूर पूरे घर में फैल गया है, तो धीरे धीरे अब वेंटिलेशन के थ्रू धुआं बाहर निकल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है सब। ज्यादा भारी नुकसान नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं, खाली एमसीबी जला। वहीं अलवर के अपना घर शालीमार स्थित अमृत कलश में आग लगने के एक दिन बाद सोमवार को बैठक हुई। इसमें इन फ्लैट्स के निवासी और निदेशक अशोक सैनी आदि मौजूद रहे। इस दौरान फायर एनओसी लिए जाने की बात तय हुई। इसके अलावा आग से फ्लैट को हुई क्षतिपूर्ति करने की बात भी निदेशक ने कही। गौरतलब है कि रविवार को शॉर्ट सर्किट से लगी आग तो बुझ गई, लेकिन सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा सवाल छोड़ गई कि आखिर इस तरह की घटना का क्या कारण है, साथ ही इसका खामियाजा किसे भुगतना होगा। इसी वजह से लोग एकत्रित हुए और अपना घर शालीमार के निदेशक अशोक सैनी की मौजूदगी में बैठक हुई। स्थानीय निवासी मनीष ने भी फायर एनओसी और सुरक्षा के मुद्दे उठाए। ऐसे में इस दिशा में जल्द कार्रवाई और फ्लैट में नुकसान की भरपाई का भरोसा दिलाया गया है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष जैमन है और मैं अमृत कलश का निवासी हूँ, जो कि 6 महीने से यहाँ पे रह रहा हूँ। कल एक बेहद दुखद दुर्घटना हमारे यहाँ पे घटी है, जिसकी वजह से हम काफ़ी सारे के अमृत कलश के जितने भी निवासी हैं, करीब 50 फैमिलियाँ यहाँ पे रहती हैं, हम सभी काफ़ी सदमे में हैं। रात को कुछ लोग सो नहीं पाए हैं, कुछ लोगों के घर में खाना नहीं बन पाया है और सारी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हम सभी काफ़ी सदमे में हैं। इसको लेकर के आज हमने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिस मीटिंग में हमने यहाँ के जो डायरेक्टर्स थे, श्रीमान अशोक सैनी साहब, अश्वनी जी और भी उनके 2 डायरेक्टर और यहाँ पे आए थे। उनके साथ में हमने मीटिंग करी और हमने उनको बताया कि इस बिल्डिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले हमने सिक्योरिटी के लिए उनको प्रॉब्लम्स बताई कि इस बिल्डिंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो फायर का सिस्टम इन्होंने लगा रखा है, उसकी किसी को ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ना ही सिर्फ यहाँ के अमृत कलश के निवासियों को पता है, कुछ नहीं पता है, बल्कि कि जो इनके स्टाफ है उनको भी इस बारे में कोई नॉलेज नहीं दी गई है। या अगर ये इंसिडेंट तो दिन में हुआ है, अगर ये रात को घटना घटती तो कोई इसको संभालने वाला नहीं होता, ऐसा मेरा नहीं, हम सभी का मानना है। दूसरा, कोई फायर अलार्म नहीं बजा, कोई स्मोक डिटेक्टर या कुछ इस तरह की चीज़ इस बिल्डिंग में नहीं थी, जिसकी वजह से हम सभी को सूचना जो मिली, जो हम संडे का दिन था, सब आपस में बैठे हुए थे, अपने अपने फ्लैट में आराम कर रहे थे, लेकिन हम सभी को ये सूचना मिली एक दूसरे के माध्यम से, तभी हम सब लोग यहाँ पे इक्वेट हो पाए, अपने अपने घरों से बाहर निकल पाए। बुज़ुर्गों को, महिलाओं को निकालने में काफ़ी तकलीफ हुई क्योंकि लिफ्टें बंद हो गई थी। और उसके बाद जो मेन कॉज ऑफ प्रॉब्लम थी वो थी शायद शॉर्ट सर्किट का होना। शॉर्ट सर्किट का होना इसलिए मैं कहूँगा कि अभी हालांकि इसका कारण अभी पूरी तरह से पता नहीं लग पाया है, लेकिन जो हमारे घरों में, सभी फ्लैट्स में जो गीजर लगाए गए हैं, उनके ऊपर जो तार है उनको खुला छोड़ा गया है और ये लगभग 100 के 100 फ्लैट्स में है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है और हो सकता है ये प्रॉब्लम उनकी वजह से रही हो। दूसरा, हमको आज तक भी कभी इस बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ फायर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके अलावा एक जो गेट की प्रॉब्लम आई, आज भी न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक गेट्स की, जो इन्होंने सिक्योरिटी वाले गेट्स हमारे घरों की मेन डोर पे लगा रखे हैं। उनमें या तो थंब इम्प्रेशन लगता है या वो फ्लैट ओनर या उसके जो बाकी के मेंबर्स हैं, फ्लैट मेंबर्स जो उनके वो हैं, वही आके फैमिली मेंबर्स उसको खोल सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं खोल पाता है। तो हमने इसके लिए कई बार इसमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे फंस चुके हैं, इसके लिए भी काफ़ी कंप्लेंट की गई, लेकिन अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। लेकिन आज इन सभी मीटिंगों का हमने जब इन डायरेक्टर्स के साथ में बैठ के मीटिंग करी है, तो इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि जो आपकी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, कि जैसे वायरिंग की प्रॉब्लम है, वायरिंग की घटिया क्वालिटी है, या फिर फायर का जो सिस्टम है उसके बारे में ट्रेनिंग देना, मॉक ड्रिल कराना, फायर ड्रिल कराना, और बाकी की जो भी इनकी फायर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को ये दूर करेंगे। 7 दिन का इन्होंने टाइम दिया है और बाकी भी हमने लिफ्ट की प्रॉब्लम और बाकी सारी प्रॉब्लम की भी हमने इनसे डिस्कशन की है। तो टाइम तो दिया है इन्होंने, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द इसको पूरा करेंगे। गौरतलब है कि अमृत कलश में 4थी मंजिल के फ्लैट में आग लगी थी। यह फ्लैट इनकम टैक्स वकील आनंद गुप्ता का है। परिवार के लोग बाजार गए हुए थे और घर में मौजूद पालतू श्वान की धुएं से गम घुटने के कारण जान चली गई थी। जो बिल्डर हैं उन्होंने इसके लिए आवेदन किया हुआ है और उसके जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनका परीक्षण आदि होना है। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद में वो नियमानुसार जारी क्या नगरीय विकास मंत्रालय के बायलॉज के अनुसार
इस तरह का बिल्डर बेच सकता है, फायर एनओसी नहीं हो, उसमें देखिए अलार्म नहीं बज रहा हो। नगरीय विकास आवासन और शहर शासन विभाग ने सितंबर 2023 में कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें जो फायर फाइटिंग के लिए उपकरण हैं जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, फोर्स व्हील, वेट राइजर, डाउन कामर, यार्ड हाइड्रेंट आदि जो भी उपकरण हैं उनके नियम बने हुए हैं। क्या आपकी टीम ने वहाँ चेक किया सारे सामान उपलब्ध है? हाँ, देखिए हमारी टीम जब आवेदन होता है तो फिर उसके बाद में जो है उसका निरीक्षण परीक्षण करने जाती है और अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसके आधार पर फायर एनओसी जारी की जाती है। एक बड़ा हादसा हो गया, किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? हम इस तरह की जो भी बिल्डिंग्स हैं उनका सर्वे करवाएंगे ताकि हम जन सुरक्षित रहे और सभी नियमानुसार फायर शासन जब भी कब चेतता है, जब बड़ा कोई हादसा हो जाता है उसके बाद ही क्यों जाता है? इससे पहले नहीं, ऐसा नहीं। हमने यहाँ पर पिछले 3 महीनों में काफ़ी फायर एनओसी जारी की है, और विशेष रूप से संस्थानों की, चिकित्सा संस्थानों की, शैक्षणिक संस्थानों की और बिल्डिंग्स की। पहले तो वो बेसिक वही है कि फायर है तो हम फायर वाला एनओसी चेक कर रहे हैं, जो कि नगर निगम से ही जारी होता है। बट मेरे ऑफिस में जो भी है, अगर इनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी हुआ है तत्समय क्या क्या इन्होंने दस्तावेज पेश किए तो उसकी जांच कर रहा है। वहाँ पर जो रहवासी उन्होंने कहा है कि हमको सीसी सर्टिफिकेट नहीं मिला, यहाँ टिपिंग लगातार होती है, और सबसे बड़ी बात है वहाँ रजिस्ट्री नहीं हो रही, क्योंकि नगर विकास न्यास ने परमिशन दिए बनाने की 9 मंजिल की। क्या कहना है? नहीं, रजिस्ट्री नहीं हुई मतलब मैं समझ नहीं पाई क्या है। जो फ्लैट्स हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, क्योंकि वो बने नक्शा सारा यहीं से गया है, यूआईटी से अप्रूव हुआ है, तो वो नहीं करा पा रहे। तो क्या ऐसी कोई शिकायत मेरे पास तो नहीं आई है, ना ये कभी ये इशू उठा है यहाँ पे। क्या बड़ी घटना कोई हताहत हो जाता है उसके बाद प्रशासन जागता, कोई आदमी मर जाता उसके बाद, या उससे पहले कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए? नहीं, तो वही मैं बोल रही हूँ कि अगर ये फायर का है तो हम चेक करवा लेंगे कि क्या इशू था। इनके अगर दूसरे भी है या दूसरे भी जो है प्राइवेट डेवलपर, उनका सभी का हम चेक करवाएंगे कि अगर हमने कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किए हैं तो किस बेसिस पे किए हैं, और अगर नहीं करे हैं तो क्या कमियां है ताकि हम वो पूरी किया जा सके। आने वाले दिनों में जितने भी फ्लैट्स बन रहे हैं बड़े बड़े हाईलाइट्स के, क्या हम सब पर एक बार नगर विकास न्यास देखेगा? हाँ, तो वो वही है कि बेसिक आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हो कि जो फायर वाला एनओसी है वो उसमें होता है जो कंप्लीशन फायर नॉट फायर बायलॉज के हिसाब से भी बायलॉज का तो हम चेक ही करते हैं, 100% चेक करते हैं। वही यू आर मिक्सिंग दो चीजें। तो जो है हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं, तब जो चीजें हैं वो देख के ही हम आगे जारी करते हैं। तो अभी कुछ लोगों की बाकी है तो वो उन्हीं चीजों से बाकी है, बिकॉज उन्होंने कुछ कुछ जो है कंडीशंस वो पूर्ति नहीं की है उनको, या फुलफिल नहीं किया। अलवर में घूमने आए ब्रिटेन के दंपति का बैग सागर जलाशय के समीप खो गया। इसके बाद वे शहर कोतवाली थाने पहुंचे, लेकिन मामला दर्ज करवाने के दौरान ही स्थानीय लोगों की मदद से एक रिक्शे वाले ने पुलिस तक बैग पहुंचा दिया। ब्रिटेन के पर्यटक जॉन वेलेट ने बताया कि वे यहां 2 दिन के लिए घूमने आए हैं। इसी दौरान सागर के समीप अचानक बैग गुम हो गया, लेकिन अब बैग मिल गया है और इसे एएसआई हितेंद्र ने सुपुर्द कर दिया है। आज कंट्रोल से सूचना मिली थी कि जो 2 विदेशी नागरिक अलवर में घूमने आए और सिटी पैलेस के पास से उनका बैग मिसिंग हो गया। जिस सूचना पर मौके पे पहुंचे लोकल जो पड़ोसियान थे उन्होंने भी इनकी काफ़ी मदद की। मिलकर इनका तलाश किया गया और ई रिक्शा वाले ने वापसी बैग को लौटा दिया। इस संबंध में वीडियो फुटेज वगैरह भी प्राप्त की गई। इनको पूछा गया, कंप्लीट इनका सामान है, कोई भी चीज मिस नहीं है और सामान मिल गया है, सारा पूरा बैग पूरा सामान कंप्लीट मिल गया है। सुबह मॉर्निंग की है ये। वापस बैग कब मिला है? लगभग आधा पौना घंटा में। कहाँ की घटना है इसकी? सिटी पैलेस सागर पास। ओके सर, ये कहाँ के निवासी हैं? यूके। क्या नाम है इनका? इनका नाम तो है लिखा, एक सेकंड, जॉन एडवर्ड रॉबिन। पूरा एड्रेस क्या है? ये इनका यूके का है पूरा। तो problem today was that our bag was on a tuk-tuk which went off with our bag. We contacted the police station through some very friendly guys who took us to the police station.
and we reported the problem. They immediately traced the vehicle using their video technology, contacted the driver, who returned to the spot, and we got our bag back, which we are very grateful for. अलवर के दिल्ली दरवाजा क्षेत्र के एक निवासी ने आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि पत्नी द्वारा दूसरी जगह शादी करने से वह खुदकुशी कर रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक 45 वर्षीय हरीश आर्य ने सोमवार को फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक की पत्नी पिछले 6 साल से दिल्ली स्थित मायके में रह रही है। कोतवाली थाने के एसआई हितेन ने बताया कि सूचना मिलने पर जाब्ता मौके पर पहुंचा, साथ ही एफएसएल टीम को बुलाया गया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी के ले जाया गया। ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने फंदे से लटक कर आत्महत्या की है। इस पर एफएसएल टीम को बुला करके और अब इसको बॉडी को जनरल हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। रिपोर्ट देंगे जैसी कार्रवाई होगी। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम हरीश सन ऑफ ब्रह्मानंद जाटव है। उम्र 47 साल, निवासी सक्कों की हवेली, दिल्ली दरवाजा बाहर अलवर। किसी तरह का सुसाइड नोट भी मिला है? वो अभी जांच का विषय है। अलवर में 40 से ज्यादा यूटीबी कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में उन्होंने सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपकर नर्सिंग कर्मचारियों के रिक्त पदों पर उन्हें लगाने की मांग की है। कर्मचारी रिंकेश कुमार ने बताया कि कोविड के समय यूटीबी नर्सिंग कर्मी भर्ती हुए थे, लेकिन 4 वर्ष बाद नियमित स्टाफ आने पर उन्हें हटा दिया गया। ऐसे में 1 माह पहले करीब 40 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। उधर नर्सिंग एसोसिएशन के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा ने भी यह मांग उठाई है। देखिए, कोविड के समय पर हमारे नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की गई थी, इस समय यूटीबी के ऊपर, और ये कंटिन्यू तभी से कार्य कर रहे हैं, पूरी सेवाएं दे रहे हैं। कोविड जैसी महामारी के अंदर इन्होंने विशेष योगदान निभाया है। उसके पश्चात अभी सरकार द्वारा नई भर्ती की गई थी, कुछ ट्रांसफर किए गए थे, तो उस कारण इनके पद भर गए। भरने के कारण इन्हें वहां से हटा दिया गया है और इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया, इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। ठीक है, मानते हैं पद भर गए हैं, सेवाएं समाप्त कर दी है, लेकिन जहाँ भी पद रिक्त है या समकक्ष पद है उस हिसाब पर इनकी पोस्टिंग दे दे, ये हमारी मांग रहेगी सीएमएचओ साहब से। और हम कलेक्टर साहब को कलेक्टर साहब के माध्यम से एसीएस को ज्ञापन देंगे अभी हम कि इन्हें दोबारा लगाया जाए, कंटिन्यू रखा जाए इन्हें, क्योंकि जो कर्मचारी 4 साल तक राज्य सेवा कर चुका है, आप ही सोचिए उसकी सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। तो अग्निवीर की तरह हटा दिया। हाँ बिल्कुल, अग्निवीर की तरह ही किया गया इनके साथ में, बिल्कुल हटा दिया गया है। एक परिवार जिनके घर में बच्चे हैं, शादी है, तनख्वाह मिल रही है, पूरा सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक कितना प्रभाव पड़ता है उस चीज के ऊपर। सरकार को इस चीज पर गौर करना चाहिए और मेरी विनती आपके माध्यम से सूचना पहुंचे कि इन्हें पुनः लगाया जाए और उसी पद पर लगाया जाए। अगर वो पद रिक्त नहीं है तो समकक्ष पद पे, उच्च पद पे कहीं ना कहीं इन्हें समायोजित किया जाए। हम क्या है 4 साल से यहाँ यूटीबी नर्सिंग स्टाफ पोस्ट पर लगे हुए हैं। कोविड में जैसी महामारी में बहुत काम किया हमने, अब हमको नियमित स्टाफ आने पर हमको हटा दिया गया है। कहाँ पे लगे हुए थे आप? मैं राजगढ़ सीएचसी। और बाकी लोग अलग अलग जगह से? हाँ, अलवर जिले के अंदर है सब, कोई सीएचसी पे है, कोई पीएचसी पे लगा हुआ है। कितने लोग बेरोजगार हुए? करीब 40 लोग बेरोजगार हुए हैं। आज आप सीएमएचओ साहब से आए? हाँ, सीएमएचओ साहब के पास आए हैं हमारी मांग लेकर, और हमको रिलीव कर दिया गया है पिछले 15-20 दिन से। कुछ एएनएम सिस्टर को रिलीव कर दिया गया है, सभी जो कैडर के हैं सबको रिलीव कर दिया गया है। जितने भी थे जिनको लगाया था? हाँ, अधिकतर सबको रिलीव कर दिया गया है। तब आपकी मांग क्या है सर? मांग है हमें जहाँ भी ये रिक्त पद है वहाँ पे हमको समायोजित किया जाए, कोई सी पोस्ट को समायोजित कर दें। कितने साल हो गए आपको लगे? हमको 4 साल हो गए लगभग। अलवर कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एएसआई विजेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार शाम को सूचना मिलने पर पुलिस बायोडायवर्सिटी पार्क प्रतापगंज के समीप पहुंची। यहां पुलिस ने आरोपी जीतू सिसोदिया को गिरफ्तार कर 52 पौवे बरामद किए हैं। कल शाम को इवनिंग गश्त के दौरान हितेंद्र एएसआई को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। तो उस पर एक व्यक्ति जिसका नाम है जीतू सिसोदिया पुत्र स्वर्गीय गोपाली राम सिसोदिया, जाति धोबी, उम्र 26 साल, निवासी मनसा देवी मंदिर के पास अलवर का रहने वाला है। इसके कब्जे से 52 पौवे शराब जब्त करें। हितेंद्र एएसआई द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। और कोई आपराधिक मुकदमे अभी अनुसंधान कर रहे हैं, अभी पता करेंगे इसका आपराधिक रिपोर्ट। अलवर में हनुमान चौराहे के पास एक चौपहिया वाहन ने गाय की जान ले ली। यहां कुछ गोरक्षकों ने वाहन की नंबर प्लेट की फोटो लेकर पुलिस को सूचना भी दी। उधर तड़पती हुई गाय को वाहन द्वारा पशु चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों द्वारा प्रयास करने के बाद भी गाय को बचाया नहीं जा सका। उधर कई पशुपालक दूध निकालने के बाद गाय को आवारा छोड़ देते हैं और ऐसे में वे दुर्घटना का शिकार भी बन जाती हैं।
देर पहले हनुमान चौराहे से भूगोल की तरफ जो रास्ता जा रहा है, बीच में सैयद के मंदिर के पास एक गौ माता को एक एक्सयूवी गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे गौ माता मृत हो गई। गौ माता को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद था और कार चालक ने दारू पी रखी थी, मौके से फरार हो गया और गाड़ी को छोड़कर वहां से निकल गए। अलवर कृषि उपज मंडी समिति में नए सचिव के पद पर अंजू जाटव ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने बताया कि कृषि उपज मंडी में सफाई व्यवस्था पर विशेष फोकस रहेगा। इसके अलावा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने अलवर मंडी में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर किए हैं। साथ ही प्याज मंडी में फर्श बनाने का कार्य भी किया जाएगा। मैडम, अलवर में कृषि मंडी है, उसका आपको सचिव का दायित्व मिला है और क्या नवाचार करेंगे, किस तरह से आप विकास कार्य को करेंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये नई जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, इसमें जो पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी वो रहेगी मंडी की सफाई को लेके। मंडी की सफाई हालांकि पहले से हमारे जो पूर्व सचिव रहे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन मेरा यही ये रहेगा कि मैं इसको आगे और बढ़ाऊँ। जैसे कि अभी नालों की सफाइयाँ प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं हमारे ठेकेदार जो हैं, उसमें थोड़ा ध्यान देना है। और थोड़ा सा झाड़ी वाड़ियाँ भी थोड़ी कम काट रहे हैं, वो उसमें थोड़ा ध्यान देना है। तो पहली प्राथमिकता मेरी सफाई को लेकर रहेगी। दूसरी प्राथमिकता सुरक्षा, जो हमारा मंडी का जो सुरक्षा का कार्य है उसमें थोड़ा सा हम मुस्तैदी बरतेंगे। तीसरा, जो किसानों की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है, पल्लेदारों की योजनाएं हैं, जैसे कि ज्योतिबा फुले योजना है, उनमें से अधिक हम लाभ पहुँचा सकें किसानों को, पल्लेदारों को। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैडम, सरकार ने भी मंडियों के लिए बजट दिया है, अलवर के लिए भी 5 करोड़ 40 लाख के आसपास बटा है। क्या मंडी के लिए अभी 5 करोड़ 40 लाख के विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं। इनमें से जैसे कि सुलभ शौचालय जो है, इसमें शीट्स बढ़ाई जाएंगी। प्याज मंडी का जो कच्चा पोर्शन है उसको पक्का किया जाएगा। कुछ अनाज मंडी में भी जैसे कि ट्यूबवेल लगना, प्याज मंडी में भी ट्यूबवेल लगना, ऐसे काफ़ी कुछ कार्य हैं जो कि किए जाएंगे जल्दी ही। मैडम, मंडी के भी कई जो बाउंड्री हैं, कई जगह से टूटी पड़ी है, उसका भी मेंटेनेंस हो सकता है। बाउंड्री वॉल के लिए अभी हमने प्रस्ताव लिया है कल ही, उसके लिए प्रशासक महोदय से हमने अनुमति ले ली है, तो जल्दी इसके टेंडर करा के उसका रिपेयरिंग कराया जाएगा। मेघवाल समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में 350 से अधिक प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया गया। यह कार्यक्रम प्रताप ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि केशवराय पाटन की पूर्व एमएलए चंद्रकांता मेघवाल रही और अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा की गई। साथ ही अनेक विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने पर जूली का भी अभिनंदन हुआ। इस दौरान आईएएस परीक्षा 2024 में 364वीं रैंक पाने वाले जतिन कुमार के पिता लक्ष्मी नारायण का सम्मान भी किया गया। वहीं टीकाराम जूली ने कहा कि केवल शिक्षा के जरिए समाज और राष्ट्र को विकास के पथ पर ले जाया जा सकता है। उधर चंद्रकांता मेघवाल ने सामाजिक कुरीतियों में धन और श्रम का अपव्यय बचाने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि अपनी प्रतिभा के जरिए देश और समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। उधर अतिथियों का स्वागत जिलाध्यक्ष डॉक्टर बीआर शास्त्री ने किया। प्रगति प्रतिवेदन महासचिव डॉक्टर महेश गोठवाल ने प्रस्तुत किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष निहाल सिंह ने किया। समारोह में कुल 353 प्रतिभाओं को सम्मान पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। साथ ही अनुसूचित जाति के पत्रकारों का भी सम्मान हुआ। इस दौरान संचालन किशोर सिंह गोरा, कवि सदाराम और डॉक्टर महेश गोठवाल ने किया। कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष निहाल सिंह, अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सहित सुमेर सिंह, सुनील राघेरा, डॉक्टर बीआर शास्त्री और कई जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। साथ ही डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन एवं मेघवाल समाज संस्था अलवर इकाई की गतिविधियों पर चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था द्वारा आज वर्ष 2024 में उत्कृष्ट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाली मेघवाल समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ प्रताप ऑडिटोरियम में इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मेघवाल समाज के लगभग 350 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने शैक्षणिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, खेल की में और अन्य विशेष अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्हीं सभी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है। आपका नाम और? मैं डॉक्टर महेश गोठवाल, महासचिव राजस्थान मेघवाल समाज संस्था जिला अलवर।
अलवर की सिंधी समाज की प्रमुख संस्था सिंधु जागृति संगठन ने नववर्ष मिलन समारोह आयोजित किया। यह कार्यक्रम संत हाथीराम दरबार बिलोची का कुआं में संपन्न हुआ। इस मौके पर भगवान को पोष बड़े का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। वहीं सिंधु जागृति संगठन के सेवादारों ने समाज के कुछ लोगों को सिंधु जागृति गौरव सम्मान प्रदान किया। इनमें सिंधी समाज सेवा समिति शिवाजी पार्क के अध्यक्ष झामन दास किमतानी, भामाशाह अर्जुन तख्तानी, विश्व सिंधी सेवा संगम के सचिव सुरेश कुमार थदानी, केशव मंडल अध्यक्ष महेश निहालवानी और श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड के सचिव हितेश ठाकुर शामिल हैं। जबकि संगठन के अध्यक्ष नरेश तख्तानी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन गोविंद कुकरेजा और टेकचंद हाथी रामानी द्वारा किया गया। अलवर के उद्योगपति और शिक्षाविद डॉक्टर वीके अग्रवाल ने अब सिनेमा के क्षेत्र में भी कार्य करना शुरू कर दिया है। हाल ही में जयपुर के ओल्ड चोमू रोड पर बिलोची स्थित उनके सनराइज रिजॉर्ट में यह शुरुआत की गई है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के विकास में भागीदारी निभाना है। इसके तहत माया नगरी मुंबई यानी बॉलीवुड में अपना भविष्य बनाने इच्छुक युवाओं को एक प्लेटफॉर्म सनराइजिंग सीनियर विजन अकादमी के रूप में मिलेगा। इसमें डिजिटल क्षेत्र, डॉक्यूमेंट्री फिल्में और सिनेमा की सभी विधाओं के कोर्स मुंबई के अनुभवी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर द्वारा कराए जाएंगे। उधर उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि शब्द ट्रेड पार्क के अध्यक्ष और मुख्य प्रबंधक अनूप भरतिया थे। साथ ही अनेक विशेष अतिथियों की मौजूदगी रही। इसके अलावा अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर वीके अग्रवाल सहित मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य अग्रवाल, डायरेक्टर डॉक्टर मंजू अग्रवाल और राहुल कामत सहित अनुराग शर्मा, डॉक्टर किशन चहल और पराग आदि उपस्थित रहे। आज हमारे सनराइजिंग सिनेविजन एकेडमी के उद्घाटन के समारोह में हमारे मुख्य अतिथि राव साहब MP राजस्थान जयपुर ग्रामीण के पधारे हैं, राजेंद्र जी। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये एकेडमी हमने एक्टिंग कोर्स, डायरेक्शन कोर्स, एडिटिंग कोर्स और स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स के रूप में शुरू की है। प्रोफेशनल तरीके से हमने सारा ये सेटअप लगाए हैं, जिसमें जैमिंग रूम, क्रोमेटोग्राफी रूम, एडिटिंग रूम, VFX रूम, कॉन्फ्रेंस रूम सब बनाए हैं। और प्रोफेशनल काम करने के लिए ये एकेडमी को, जैसे बाहर लोगों को बॉम्बे जाके काम कराना पड़ता है, वो सारा काम प्रोफेशनल यहाँ पे हो सके, सारी शूटिंग हो सके, बायोग्राफी हो सके, पोस्ट एंड प्री वेडिंग मैरिज की शूटिंग हो सके, उसके लिए हमने सारा ये सेटअप तैयार किया है। और हमें उम्मीद है कि हमारे सर जो आज हमारे चीफ गेस्ट आए हैं, उनके आशीर्वाद से ये एकेडमी हमारी बहुत अच्छी आगे बहुत सारे लोगों को रोज़गार देगी। और जो एक इस तरह का नया इंस्टीट्यूट है, उसको राजस्थान को और सबको फ़ायदा मिलेगा। सिनेमेटोग्राफी है, इट्स नॉट ओनली अ मैटर ऑफ एंटरटेनमेंट, इट्स अ मैटर ऑफ एकेडमिक्स ऑल्सो। आप हर चीज़ जो विजुलाइज करते हैं, उस विजन को आम जन के सामने प्रस्तुत करने का एक बहुत बड़ा आर्ट है। इस पर्दे के पीछे कितने लोग बाग इसमें और इन्वॉल्व होते हैं। एक सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेसेस नहीं है, या वो पात्र व्यक्ति नहीं है, उस पात्र व्यक्ति की उस पात्रता की व्यवस्था के अंदर कितना बड़ा टेक्निकल लाइन लगा रहता है। ये उन व्यक्तियों को सिखाना, उनके आर्ट को निपुणता से व्यवस्थित करना, और जो कुछ भी आवश्यकता है टेक्निकल ज्ञान की, जानकारी की, जिसको कहते हैं कि एक सिनेमा बनाने के पीछे बहुत बड़ी टेक्निक है, जिसका नाम शायद कोई नहीं जानते, उनके नाम से कोई जानते थे, उनका कितना बड़ा काम होता है। उस चीज़ को पारंगतता से संपूर्ण करना और उसमें अपने आप को प्रशिक्षण करने की एक व्यवस्था इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से मिलेगी। और ख़ासकर एक ऐसे रूरल एरिया में, एक ऐसे ग्रामीण एरिया में, मैं अपनी तरफ से इनको शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ। फसलों को आवारा पशुओं से सुरक्षित रखने की खातिर सरकार द्वारा योजना संचालित की जा रही है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक PC मीणा ने बताया कि फसल की तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाता है। 50 से 70% तक दी जाने वाली सब्सिडी के अंतर्गत 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। वहीं समूह के रूप में इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसानों के लिए न्यूनतम 6 बीघा जमीन एक जगह होनी चाहिए। तारबंदी योजना में अलवर जिले में अब तक 3 लाख मीटर लक्ष्य के मुकाबले 1,80,000 मीटर का लक्ष्य अर्जित किया जा चुका है। तारबंदी करके किसान अपनी फसल को जो आवारा पशु हैं उनसे बचाव कर सकते हैं। और इसमें यह है कि एक ही जगह एक किसान की 6 बीघा ज़मीन कम से कम होनी चाहिए।
और यदि किसी एक किसान के पास में 6 बीघा ज़मीन एक जगह पर उपलब्ध नहीं है तो वो अपने पड़ोसी किसान को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसमें जहाँ तक सब्सिडी के जो प्रावधान हैं वो 50% से लेकर 70% तक के इसमें प्रावधान इसमें किए हुए हैं। और जो किसान सामान्य श्रेणी में आते हैं उनको 50% अनुदान दिए है, तथा जो लघु और सीमांत किसान हैं उनको इसमें 60% अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। साथ ही इसमें यदि किसान मिलकर सामुदायिक आधार पर अपने खेतों की तारबंदी कराते हैं तो उसमें 70% तक अनुदान दिए है। और इसके लिए शर्त यह है कि कम से कम 10 किसान हो और 20 बीघा ज़मीन की तारबंदी एक ही जगह पे वो सामूहिक रूप से कराएंगे तो उसमें 70% उनको अनुदान दिया जाएगा। हमारे ज़िले के जहाँ तक लक्ष्यों की बात है 3 लाख मीटर का लक्ष्य हमको इस वित्तीय वर्ष के लिए मिला है, जिसमें अभी तक लगभग 1,80,000 मीटर में हम तारबंदी करा चुके हैं। और इसके लिए हमारे फील्ड स्टाफ के द्वारा तथा हमारे जिला स्तर के माध्यम से भी प्रचार प्रसार के द्वारा भी इसमें हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं। और जहाँ तक हम मान के चलते हैं मार्च तक हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति हम कर लेंगे। तो मेरा सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध रहेगा कि सरकार ये इतनी अच्छी योजना है, इसका फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन इसमें करें और सरकार की इस योजना का फ़ायदा लें। इसमें मैंने अभी आपको बताया कि जैसे 3 लाख मीटर का हमारा टारगेट है, जिसमें लगभग 1,80,000 मीटर हम किसानों को हम अनुदान पे तारबंदी का कार्य करा चुके हैं। और जिसमें जहाँ तक नंबर ऑफ़ फार्मर्स की बात है तो मैं मान के चलता हूँ कम से कम 1,500 से ज़्यादा किसान इसमें लाभान्वित हो चुके हैं। सर आवेदन कैसे किया जाता है इसमें राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन होता है और कोई भी किसान भाई अपने मोबाइल के माध्यम से भी वो कर सकते हैं या किसी भी मित्रा पे जाके अपना आवेदन कर सकते हैं। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ATL टीवी के साथ। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल,
व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राजगढ़ तहसील का सबसे बड़ा गांव सकट
पानी के संकट से घिरा हुआ है। यहाँ पिछले 20 वर्षों से ग्रामीण पीने के पानी को तरस रहे हैं। ग्रामीण बाबूलाल शर्मा ने बताया कि वे कई बार जनप्रतिनिधियों के पास समस्या लेकर जा चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। जिला कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन अब फिर से गुहार लगाई जा रही है। वहीं हरिओम लाटा ने बताया कि 3 करोड़ 53 लाख की लागत से पानी की बोरिंग अब तक नहीं हो पाई, क्योंकि पूरा गांव ड्राई घोषित हो चुका है। साथ ही पड़ोसी गांव पाइका गुआड़ा के निवासियों ने भी बोरिंग नहीं होने दी। और जल जीवन मिशन के तहत हमारे 3 करोड़ और 53 लाख रुपए मंजूर किए हैं पानी के बोर के लिए घर घर पानी के लिए। अब वो जहाँ उनने चयनित किया था ना, उस जगह तो काटने नहीं दे रहे। और हम पहले एसडीएम साहब से मिले, फिर एसडीएम साहब ने फिर यहाँ के लिए बोला, यहाँ कलेक्टर साहब से मिले। उन्होंने शुक्रवार को आश्वासन दिया 17 तारीख का, तो हमारे कोई जत्था नहीं मिला। जत्था का हमने खूब कह दिया था, तो उन्होंने कहा यस। फिर एसडीएम साहब ने वो 2 सरपंच से मिले उधर के इनसे, और फिर इन्हें समझौता कर बोले पानी सकट में है, लेकिन सकट में वो जो बोर कटा है तो उसमें पानी नहीं था। अब वो एसडीएम साहब ने हमको यहाँ भेज देते। पड़ोसी गांव में पानी है, वो बोर काटने देते हैं। क्यों नहीं काटने देते? वो क्या कहते? बोर ये कहते हैं हमारा पानी बीत जाएगा, जबकि सरकारी भूमि है, उसमें चयन किया गया। जल जीवन मिशन योजना के तहत जो पानी की स्कीम है, उसके लिए हम यहाँ आए। और हमारे पड़ोसी गांव है पाइका गुआड़ा, हम 20 साल से पानी के लिए तरस रहे हैं। जल जीवन योजना के तहत हमारा स्कीम पास हुई है। वो बोर है जो पाइका गुआड़ा में सैंक्शन हुए, चयन किया गया है। पाइका गुआड़ा के जो लोग हैं वो हमारे बोर नहीं काटने देते, और वो खुद प्राइवेट पानी बेच रहे हैं। हमारे गांव तक उन्होंने पाइपलाइन डाल रखी है, और टैंकरों के माध्यम से 500 रुपये टैंकर के प्रति टैंकर के हिसाब से बेचते हैं पानी। ये बोर क्यों नहीं काटने देते? आप अपने गांव में बोर क्यों नहीं कटवा रहे हैं? हमारे गांव में ड्राई एरिया है, पूरा 20 साल से पानी नहीं है। अभी भी एसडीएम 20 वर्षों से पानी नहीं है। अभी भी एसडीएम होते ने चेक किया है, अभी भी बोर ड्राई का है। 20 साल से कोई समस्या की सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं हुई। मालाखेड़ा उपखंड के पृथ्वीपुरा गांव में किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से गोवंश को जख्मी कर दिया। यह हथियार उसके शरीर में ही घुसा रह गया और गौ सेवकों ने उसका उपचार किया। गौरतलब है कि गांव में गोवंश के खेतों में पहुंचने पर कई लोग धारदार हथियार से वार कर देते हैं। उधर इस जख्मी गोवंश का उपचार प्रभुदयाल, देवेंद्र सिंह, विक्की मीणा, कान सिंह नरूका, सीताराम भाटी, दीपक सिंह और बबली सिंह आदि के सहयोग से किया गया। मालाखेड़ा क्षेत्र के कई गांवों में मकानों में सीलन आ रही है। पृथ्वीपुरा, बुर्जा, ढाकपुरी, सोहनपुर और जमालपुर आदि में यह स्थिति बनी हुई है। बारिश हुए कुछ ही दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी पक्के घरों में भी सीलन दिखाई दे रही है। साथ ही इस वजह से सर्दी का एहसास बढ़ गया है। ग्रामीण गौरव गुप्ता, संजय चौधरी, दीनदयाल शर्मा, कैलाश वर्मा और शिवलाल मीणा सहित अन्य लोगों के मकानों में छत टपकने के अलावा दीवारों पर सीलन से आशंका पैदा हो गई है। बुर्जा गांव के जितेंद्र प्रधान के अनुसार इससे लोग आशंकित बने हुए हैं। मालाखेड़ा के वार्ड 2 में इंटरलॉकिंग सीमेंट सड़क का कार्य नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से मार्ग पर गंदगी और कीचड़ का आलम रहता है। नगर पालिका अध्यक्ष को अवगत कराने पर भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया। उधर वार्डवासी हुकुम सैनी के अनुसार इस रास्ते पर स्कूली बच्चे भी फिसल कर गिर जाते हैं। मैं सर यहाँ का वार्ड नंबर 2 का सदस्य बोल रहा हूँ। इसी कॉलोनी में रहता हूँ। ये रास्ते की देख लो, 10 बार चेयरमैन को, सरपंचों को दिखाया है। वोट लेते हैं तब बड़े बड़े वादे करते हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। देखो क्या हालत हुई पड़ी है रास्ते की। काफ़ी बार बोल चुके हैं, अब तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। नगर पालिका चेयरमैन साहब को बोल चुके हैं, उन्होंने देख भी लिया है। ये पूरी कॉलोनी में इतनी बुरी हालत है कि यहाँ से कोई निकल भी नहीं सकता। हमारी प्रशासन से मांग है कि इस रास्ते को तुरंत प्रभाव से सही कराया जाए, ताकि आने जाने वालों को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। मालाखेड़ा कस्बे में पुलिस गश्त का अभाव बना हुआ है। यहाँ गत रात्रि चोर एक मकान से संदूक को चुरा ले गया। संदूक में आभूषण और कीमती सामान सहित पेंशन के दस्तावेज रखे हुए थे। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मालाखेड़ा थाने में पीड़ित सुगंध सैनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि गत रात्रि कार में अज्ञात चोर उनके मोहल्ले में पहुंचे, साथ ही उनकी दादी के मकान का ताला तोड़कर संदूक पार करके ले गए। बड़दोमेव कस्बे के समीपवर्ती शीतल टोल प्लाजा पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया।
HG इंफ्रा के मैनेजर राजेंद्र बड़जाती ने बताया कि NHI के प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर राहुल द्विवेदी ने कैंप का उद्घाटन किया। 36वें सड़क सुरक्षा माह के दौरान सोमवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्थित टोल प्लाजा पर लगे शिविर में 120 मरीजों की जांच हुई। साथ ही करीब 92 मरीजों को चश्मे भी प्रदान किए गए। इस दौरान NHAI टीम में शामिल समयदीन खान, संदीप शेखावत, निशान देशवाल, सुंदर सिंह, रामवीर, संतराम, धर्मेंद्र और खालिद आदि भी मौजूद रहे। 36वीं रोड सेफ्टी मंथ जनवरी 2025 में HG इंफ्रा कंपनी के द्वारा निःशुल्क आई चेक कैंप लगाया गया, जिसमें गाड़ियों के ड्राइवरों की आंख की जांच की गई और जिसमें निःशुल्क चश्मे और दवाएं वितरण की गई और साथ में ही गाड़ियों को पंपलेट वितरण किए गए और सेफ्टी के बारे में बताया गया कि इसमें रेफ्रिजरेटर लगा के कि गाड़ियों को अपने कोहरे में धूल से बचाने के चक्कर में अपने लाइन से लाइन चले। अलवर सांसद खेल उत्सव के दूसरे दौर में अलावड़ा स्थित खेल मैदान में स्पर्धाएं हुई। इसमें रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के करीब 2500 विद्यार्थी शामिल हुए। यहां सीनियर स्कूल मैदान पर कबड्डी, कुश्ती, रस्साकशी, खो खो, लंबी कूद और वॉलीबॉल आदि स्पर्धाएं करवाई गई। इस दौरान रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, जिला पार्षद गगनदीप सिंह, गोविंदगढ़ प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी, दिनेश यादव, शशिकांत शर्मा, वेदांशु रावल और हरिओम शर्मा आदि मौजूद रहे। हमने अलवर सांसद खेल उत्सव जो अलावड़ा में आयोजित हुए थे, हमने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कबड्डी के मैच में 18 से 22 वर्षीय खेल में पार्टिसिपेट की, जिसमें हमने बामनी खेड़ा को 5 पॉइंट से हराया और उनसे हमने 5 पॉइंट से विजय प्राप्त की। और मेरा नाम प्रीति चौधरी है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुटियाना। अलवर सांसद खेल उत्सव में अलावड़ा में हुए थे। हम बामनी खेड़ा टीम से विजेता रहे थे और हम इसमें 25 पॉइंट थे। हम इनसे 5 पॉइंट आगे थे, 5 पॉइंट से जीते हैं और हमारे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। खैरतल में पटवार संघ ने प्रमुख शासन सचिव के नाम ADM शिवपाल जाट को ज्ञापन सौंपा है। इसमें 10 सूत्रीय मांगे शामिल हैं। वहीं इस मौके पर जिला अध्यक्ष मुकेश यादव, कानूनगो संघ जिला अध्यक्ष राकेश चौधरी, मुकेश चौधरी, रूपचंद, राहुल यादव, अरुण यादव, जयपाल यादव और बहादुर सिंह आदि की उपस्थिति रही। 50 मीटर तक की लेकर के, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी का कोई जैसे एक बड़ा खतरा है, जैसे पहेल जैसे जो गांव हैं उनके अंदर बड़े बड़े खतरे हैं, तो उनके अंदर होता ये है कि किसी ने बाउंड्री कर रखी है या तारबंदी वगैरह कर रखी है। अब उसमें आप बाउंड्री के ऊपर खड़े होकर कर एक खेत की जैसे ही आपने गिरदावरी की और जैसे उससे लगते हुए दूसरे खेत की गिरदावरी करने लगते हैं तो उसमें वो लोकेशन नहीं लेता है और उसमें ये रहता है कि आपको खेत के बीच में जाना पड़ेगा। ऐसे में अगर किसी खेत में बाउंड्री हो रही है या किसी खेत में हमें दूर से ही दिखाई दे रहा है कि भाई इसमें ये फसलें उगी हुई हैं, तो हम दूर से भी उसमें देख करके वो गिरदावरी कर सकते हैं। लेकिन उसमें है कि जब तक आप उस पर्टिकुलर खेत के बीच में जाकर के नहीं पहुंचोगे तब तक उसमें गिरदावरी नहीं हो रही है। तो हमारा संशोधन का कब से मांग चली आ रही है, कितनी सूत्रीय मांगे हैं और किसके नाम ज्ञापन? ये 9 सूत्रीय मांग है हमारी और उस 9 सूत्रीय मांग हमारा अभी जो फिलहाल है वो हमने जो ज्ञापन दे रहे हैं वो मुख्य सचिव और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है। कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इसमें एक तो गिरदावरी ऐप में सुधार के बाबत है, एक है जो रेगुलर DPC नहीं हो रही उनके लिए। इसके अलावा सरकार ने अपने बजट घोषणा की थी जिसके अंदर पटवारी और जितने भी रेवेन्यू जो ऑफिसर्स हैं सबको संसाधन उपलब्ध करवाने की बजट घोषणा के अंदर घोषणा की थी, जिसके अंदर अभी तक भी पटवारी और कानूनगो और तहसीलदार स्तर के ऊपर किसी भी तरीके के कोई संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं, जिससे काश्तकारों को भी दिक्कत आ रही है। उसके अलावा हमारे जो DPC हैं वो रेगुलर नहीं हो रही हैं। इसके अलावा 1035 पद पटवारियों के नए पटवार मंडल सृजन की बात थी, उनकी अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं आई है और 785 पद नए जो कानूनों के जो क्रिएट करने थे उनकी अभी तक वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है, ना उनकी प्रशासनिक स्वीकृति। तो ये मांगे हैं जिनके लिए हम सभी संघर्षरत हैं। भिवाड़ी में तृतीय गुर्जर जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। वीर गुर्जर महासभा ने बाबा मोहनराम PG कॉलेज में इस कार्यक्रम के दौरान 125 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। जिला अध्यक्ष राजेश तंवर ने बताया कि इस दौरान 10वीं कक्षा के जिला टॉपर साहिल गुर्जर और 12वीं कक्षा की जिला टॉपर मोनिका गुर्जर को लैपटॉप दिए गए। साथ ही दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को चांदी का पेन देकर प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सवाई भोज मंदिर आसीन के महंत सुरेश महाराज, राष्ट्रीय संस्थापक नरेंद्र डेड़ा,
पूर्व मंत्री हेम सिंह बढ़ाना और शकुंतला रावत रहे, जबकि अध्यक्षता शीश राम तंवर ने की। इसके अलावा अन्य अतिथि और गुर्जर समाज के हजारों लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर शिक्षा और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए संकल्प लिया गया। तृतीय जिला स्तरीय प्रतिभा गुर्जर सम्मान समारोह का कल सफल आयोजन का समापन हुआ। इस प्रोग्राम में गुर्जर समाज के 125 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम में सबसे अहम बात रही कि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल श्री सवाई भोज मंदिर के महंत श्री 1108 श्री सुरेश दास जी महाराज हमारे बीच बाबा मोहन राम की पावन धरा भिवाड़ी पर पधारे। उन्होंने अपने आशीर्वाद स्वरूप में सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने गांव का और पूरे गुर्जर समाज का नाम रोशन करें। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री नरेंद्र रेडा जी राष्ट्रीय संस्थापक, श्री हेम सिंह बढ़ाना जी पूर्व कैबिनेट मंत्री, श्रीमती शकुंतला रावत जी पूर्व उद्योग मंत्री राजस्थान सरकार, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे भाई उदमीराम बोसवाल जी सरपंच संघ अध्यक्ष अलवर और उनके साथ में डॉक्टर रूप सिंह जी राष्ट्रीय संस्थापक राजस्थान गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति और तेजपाल नागर जी गुर्जर भामाशाह अति विशिष्ट अतिथि में हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। टपूगढ़ से कृष सिटी सोसाइटी द्वारा नवनिर्मित हरिधाम मंदिर में प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वहीं अखंड रामायण पाठ और भंडारे का आयोजन होगा। हरिधाम मंदिर कमेटी अध्यक्ष रमेश चंद गर्ग ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 जनवरी से जारी 1.25 लाख मंत्रों का जाप संपन्न हो गया है। वहीं मंगलवार को सुबह 8:15 बजे कलश यात्रा के साथ मूर्तियों का नगर भ्रमण होगा। साथ ही 11:15 बजे विधि विधान से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। देखो जी, हमारे 18 तारीख से जाप चल रहे, 1.25 लाख जाप चल रहे हैं और प्रतिदिन पूजा होती है। दोनों टाइम शाम को हवन होता है। कल सुबह हमारे यहाँ कलश यात्रा और नगर भ्रमण मूर्तियों का होगा। परसों हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी जिसमें भंडारे का आयोजन किया गया है। कंपनी बाग विकास समिति की एक बैठक समिति संरक्षक श्रवण कुमार मावर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने बताया कि 26 जनवरी को हर साल की तरह गणतंत्र दिवस मनेगा। इसके अलावा समिति 27 फरवरी को सुबह 11 बजे कंपनी बाग में आम सभा करेगी। वहीं कंपनी बाग विकास समिति के चुनाव मार्च में कराए जाने का निर्णय भी लिया गया है। इस बैठक में सचिव अशोक कुमार सैनी, संयुक्त सचिव कृष्ण कुमार गर्ग, कोषाध्यक्ष दिनेश खंडेलवाल और प्रचार मंत्री दिलीप चौधरी के अलावा निर्मल शर्मा, गोविंद रस्तोगी, अमित खंडेलवाल और ओम प्रकाश सैनी आदि मौजूद रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटवारियों ने सरकार के खिलाफ निकाली हुंकार रैली, ग्रेड पे बढ़ाने और पदोन्नति सहित उठाई कई मांगे। डंपिंग यार्ड का दायरा बढ़ाने के खिलाफ हुआ प्रदर्शन, मुंगस्का और साफिया कॉलोनी क्षेत्र के बाशिंदे हुए शामिल। निकाय और सरपंचों के चुनाव समय पर नहीं कराने पर कांग्रेस ने लगाए आरोप और भाजपा ने दी सफाई, सामने आई प्रतिक्रियाएं। और साइबर ठगों को आमंत्रण दे रही है विभागों की वेबसाइट से, करोड़ों लोगों के डाटा पर बना आसान एक्सेस। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।